जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल के जनक महाराजा पृथ्वीनारायण शाह की जन्म कुंडली में छिपा था नेपाल के एकीकरण का राज, एक ऐसा रहस्य जो ग्रहों के अध्ययन को लेकर हिंदू ज्योतिष का चमत्कारिक प्रमाण है। विक्रम संवत 1779 पौष 27 गते को गोरखा दरबार में जन्मे इस महान राजा की सिंह लग्न वाली कुंडली में 9 भाव में केतु की शांत चमक अप्रत्याशित भाग्य की कुंजी है, जो नुआकोट की विजय से काठमांडू के एकीकरण तक का मार्ग प्रशस्त करती है। 10वें भाव में चंद्र शुक्र की युति राजयोग रचती है तो कूटनीति की सूक्ष्म कला और दिव्योपदेश जैसी दार्शनिक विरासत का आधार बनी। 22 से 24 राज्यों का एकीकरण मात्र संयोग नहीं बल्कि ग्रहों की सूक्ष्म लीला थी और यह साहस की धारा जो छोटे राज्य को अधिराज्य में बदल गई। हिंदू ज्योतिष की गहनता पाराशर होरा की कृपा से इस कुंडली की महानता का दर्पण बना दिया, जो असंभव को संभव बना देता है। पृथ्वीनारायण शाह को नेपाल में श्री पंच बड़ा महाराधिराज भी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक नेपाल का जनक भी कहा जाता है। उनका जीवन एक छोटे से गोरखा राज्य के शासक से एक विशाल साम्राज्य के निर्माता बनने की गाथा है। पृथ्वीनारायण शाह ने 18वीं शताब्दी में बिखरे हुए 22 से 24 राज्यों को एक सूत्र में बांधकर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उनका जन्म संवत 1779 पौष 27 गते गुरुवार को गोरखा दरबार में सूर्योदय के बाद 36:15 पर लगभग दोपहर 2:44 पर हुआ। प्राचीन नेपाल पत्रिका के 12वें अंक में वर्णित उनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न पर आधारित है, जो राजसी गरिमा और नेतृत्व की ज्योति जगाती है। उनकी कुंडली ज्योतिषीय शक्ति का एक दुर्लभ दस्तावेज है और यह कुंडली न केवल एक व्यक्तिगत चित्रण है बल्कि नेपाल के एकीकरण की उस दिव्य योजना का ज्योतिषीय प्रमाण है जो अभूतपूर्व साहस और सफलता का मूल कारण बनी। पिछले 1 साल से ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद मैंने नेपाल के एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह की कुंडली का अध्ययन किया। हिंदू ज्योतिष पर उंगली उठाने वालों को इस कुंडली के फलित को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलना। तो सबसे पहले यह बता दूं कि हिंदू ज्योतिष एक खगोल विज्ञान है जो ग्रहों की गति से मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करता है। यह वैदिक विज्ञान का अमूल्य रत्न पाराशर होरा और बृहत संहिता जैसे ग्रंथों से समृद्ध हुआ है। यह ग्रहों की गति से भाग्य, कर्म और मुक्ति का रहस्य उजागर करता है। प्राचीन ऋषियों की साधना से जन्मी यह विद्या जीवन की जटिलताओं को सरल बनाती है। नेपाल नरेश पृथ्वीनारायण शाह की कुंडली मात्र एक व्यक्तिगत चित्रण नहीं बल्कि नेपाल के एकीकरण की दिव्य योजना का ज्योतिषीय प्रमाण है। बहुग्रह युतियों से समृद्ध यह कुंडली राजयोग, धर्म, कर्म योग और महापुरुष योगों का खजाना है, जो उनके जीवन की घटनाओं नुआकोट विजय से काठमांडू तक के एकीकरण से पूर्णता मेल खाती है। विशेष रूप से 9 भाव का षड्ग्रही योग और 10वें भाव के महायोगियों ने उनके साहस, रणनीति और यश को प्रज्वलित कर एकीकरण अभियान को सफल बनाया। आप भी कुंडली को देख सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि पृथ्वीनारायण शाह की कुंडली सिंह लग्न पर आधारित है, जो उन्हें जन्मजात नेतृत्व, राजसी गरिमा और अदम्य आत्मविश्वास प्रदान करती है। उनका लग्न सिंह है। सिंह लग्न का प्रभाव पृथ्वीनारायण शाह को जन्मजात राजा बनाता है। लग्न सूर्य की मजबूती, आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है, जो गोरखा के छोटे राज्य से अधिराज्य रचना में झलकता है। कुंडली में मौजूद षड ग्रही योग यानी 6 ग्रह एक साथ हैं और इसके साथ ही नीच भंग, राजयोग और महायोग, पुरुष योग उनके जीवन की सभी प्रमुख घटनाओं से पूर्णतः मेल खाते हैं। सबसे पहले हम देखें तो नेपाल के एकीकरण का केंद्र कैसे बना। 9 भाव में षड्ग्रही महायोग है। पृथ्वीनारायण शाह की कुंडली का सबसे निर्णायक और शक्तिशाली विन्यास 9 भाव है, जो मेष राशि में स्थित भाग्य, कर्म और पिता का स्थान में है।
यहाँ 6 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और केतु एक साथ विराजमान है। ज्योतिष में केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 5, 9 की स्वामियों का एक साथ आना सर्वोत्तम राजयोग बनाता है। इस नवम भाव से ही उनके राष्ट्र निर्माण की नियति को सुनिश्चित किया। कुंडली का हृदय नवम में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और केतु की अनुपम युति विराजमान है। ज्योतिष में नवम भाव भाग्य, धर्म और पिता का कारक होता है। इस भाव में केंद्र सूर्य और मंगल और त्रिकोण बृहस्पति के स्वामियों का एकत्र होना सर्वोच्च राजयोग का निर्माण करता है। इसी सर्वोच्च राजयोग और नेतृत्व की हम बात करते हैं। सूर्य लग्नेश है। लग्नेश यानी व्यक्तियों का स्वामी और उसका भाग्य का भाव में यह दर्शाता है कि उनका जन्म ही महान नियति और गौरवशाली उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था। यह योग उनके आत्मविश्वास और आत्मबल को असाधारण ऊंचाई देता है, जो गोरखा के छोटे राज्य से अधिराज्य रचना में झलकता है, यानी नेपाल का एकीकरण। मंगल नवमेश है। नवम भाव का स्वामी मंगल स्वयं नवम में बैठकर स्वगृही है। यह मंगल उन्हें अतुलनीय युद्ध कौशल, प्रचंड साहस और अपने अभियानों में निर्णायक विजय की गारंटी देता है। यह स्थिति रोचक महापुरुष योग से भी अधिक शक्तिशाली है, जो यह सिद्ध करती है कि नेपाल का एकीकरण सैनिक पराक्रम के बल पर ही संभव हुआ। बृहस्पति पंचमेश है। पंचमेश बुद्धि और मंत्रणा का स्वामी है। बृहस्पति का भाग्य भाव में बैठना यह सिद्ध करता है कि उनकी सफलता केवल बल पर नहीं बल्कि दूरदर्शिता, राजनीतिक सूझबूझ और रणनीति पर आधारित थी। दिव्योपदेश जैसे ग्रंथ की उन्होंने रचना भी इसी कारण की। यह कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख फलित सूर्य मंगल का राजयोग है। सूर्य लग्नेश भाव भाग्य भाव में होने से उनका जन्म ही महान नियति नेपाल एकीकरण के लिए हुआ था। मंगल नवमेश स्वगृही होकर रोचक महायोग पुरुष योग बनाता है, जो अतुलनीय युद्ध कौशल और प्रचंड साहस प्रदान करता है। यह योग नुआकोट की विजय और कीर्तिनगर की कठिन लड़ाइयों में उनके अदम्य पराक्रम का कारण बना, जहां उन्होंने काठमांडू घाटी के मल्ल राजाओं को पराजित कर इस उपत्यका पर कब्जा किया। बुद्ध बुद्धिमत्ता और कूटनीति का संचार करता है, जो अंग्रेज तिब्बती शक्तियों के साथ संतुलित नीति में दिखाता है। केतु की आध्यात्मिक छाया अप्रत्याशित गहनता लाती है, जो त्यागपूर्ण जीवन यानी 52 वर्षीय शासन को प्रतिबिंबित करती है। इसके अलावा उनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग और संघर्षों पर विजय भी दिखती है। इस योग का सबसे विशिष्ट और नाटकीय पहलू शनि की उपस्थिति है। शनि की भूमिका देखें तो शनि छठे भाव सप्त और संघर्ष और सप्तम भाव युद्ध और गठबंधन का स्वामी है। शनि नवम भाव में नीच मेष राशि में है, जो सामान्यतः भाग्यहीनता और संघर्षों को बढ़ाता है, लेकिन यह नीच भंग हो जाता है। नीच भंग फलित को देखें तो उसी भाव में मंगल मेष राशि का स्वामी के बैठने से नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। यह योग बताता है कि उन्हें अपनी राजसी भाग्य केवल अत्यधिक संघर्ष, शत्रुओं पर लगातार विजय और अदम्य पुरुषार्थ के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। उनकी सफलता आकस्मिक नहीं बल्कि प्रबल कर्म शनि और पराक्रम मंगल का फल था। यह योग उनके जीवन की लंबी और कठिन लड़ाइयों जैसे कीर्तिपुर और मकवानपुर युद्ध को ज्योतिषीय रूप से सिद्ध करता है। और यदि हम उनके धन, संसाधन और नियति का प्रभाव देखें तो बुध लाभेश में है। एकादशेश लाभ आय का स्वामी बुध का भाग्य भाव में बैठना धन योग बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों के लिए संसाधनों की निरंतर आपूर्ति होती रही। केतु की नियति देखें तो इतने बड़े शक्तिशाली ग्रहों के साथ केतु का होना उनकी नियति को अत्यंत तीव्र, अनिवार्य और धार्मिक बनाता है। यह योग उनके त्यागपूर्ण जीवन और आध्यात्मिक गहनता को भी प्रतिबिंबित करता है। दसम भाव को देखें तो अमिट कीर्ति और राजनीतिक विरासत भी है। नवम भाव के प्रचंड शक्ति को दसम भाव कर्म और यश का स्थान वृषभ राशि ने स्थायी रूप दिया, जिससे उनकी कीर्ति युगों युगों तक बनी रही। दसम भाव में शुक्र और चंद्र हैं। दसम भाव में शुक्र, जो वृषभ राशि का स्वामी भी हैं, स्थित हैं, जिससे मालव्य महापुरुष योग बनता है। यह योग उन्हें असाधारण भौतिक समृद्धि और स्थायी यश तथा एक मजबूत राजनीतिक विरासत प्रदान करता है। उच्च का चंद्रमा, दसम भाव में चंद्रमा उच्च का होकर अमला योग बनाता है। इस योग ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कीर्ति निर्मल और इतिहास में
अमर रहेगी। काठमांडू को राजधानी बनाने और एक राष्ट्र के रूप में उसे वैश्विक मंच पर स्थापित करने जैसी उपलब्धियां इसी योग का परिणाम है। 10वां भाव कर्म का स्थान है। इसे नेपाल का एकीकरण करके उन्हें अमिट यश दिया। चंद्र और शुक्र की युति अमला योग और मालव्य योग बनाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, उच्च चंद्र मानसिक स्थिरता और जनप्रियता देता है, जबकि स्वगृही शुक्र असाधारण समृद्धि और राजनीतिक विरासत। नवम दृष्टि से कर्म सफलता निश्चित, काठमांडू राजधानी और अधिराज्य घोषणा इसका प्रमाण है। तृतीय भाव में राहु अप्रत्याशित साथ देता है, लेकिन क्षरपूर्ण बाधाएं युद्ध घाव भी लाता है। पंचम भाव का सूर्य केतु संतान सुख और बौद्धिक विरासत देता है, जबकि द्वादश शनि व्यय युद्ध खर्च और स्वास्थ्य हानि का संकेत देता है। त्रिकोण भाव 1, 5, 9 की मजबूती भाग्य धर्म कर्म योग फलित करता है, जिससे कोशी गंडकी क्षेत्र तक उन्होंने विस्तार किया था। मंगल बृहस्पति ने उन्हें विजय दिलाई और शनि ने स्थिरता दी। यह कह सकते कि तृतीय भाव में राहु था और तृतीय भाव पराक्रम में राहु का होना उन्हें अति साहसी और असामान्य जोखिम लेने वाला बनाता है। यह उन्हें सैन्य अभियानों में अंतिम क्षणों में अप्रत्याशित सफलता दिलाने में सहायक हुआ, जिससे मल्ल विजय में अचानक मोड़ आए। सिंह उनका लग्न था और इसका प्रभाव यह रहा कि उन्हें जन्मजात राजा बनाता है, और लग्नेश सूर्य की मजबूती आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नेपाल के जनक पृथ्वीनाथ शाह की कुंडली क्षत्रिय महापुरुष योग का प्रतीक है। नवम षडग्रही और 10वें महायोगों ने छोटे राज्य से बड़े साम्राज्य की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। यह ज्योतिषीय विन्यास सिद्ध करता है कि ग्रहों का संयोग इतिहास रचता है। राष्ट्रवाद और एकता का यह पाठ आज भी प्रासंगिक है, जो साहस धर्म से असंभव को संभव बनाना सिखाता है। महाराजा पृथ्वीनाथ शाह की जन्म कुंडली केवल ग्रहों की स्थिति का चित्रण नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा की नियति का दर्पण है जिसने नियति और पुरुषार्थ के संगम से इतिहास रचा। नवम भाव में केंद्रित षडग्रही महायोग ने उन्हें पराक्रमी भाग्य दिया, जिसने उन्हें गोरखा के छोटे राज्य से निकलकर एक विशाल राष्ट्र नेपाल का एकीकरण करने की शक्ति प्रदान की। उनकी कुंडली सिद्ध करती है कि ग्रहों का असाधारण सहयोग ही वह ईश्वरीय योजना थी जिसने उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में चुना। उनका यह ज्योतिषीय विन्यास आज भी प्रासंगिक है, जो हमें यह सिखाता है कि साहस ज्ञान और धर्म के बल पर असंभव को संभव किया जा सकता है। और यह भी बताता है कि हिंदू ज्योतिष का पूरा जो ज्ञान है वह एक ज्ञान पर आधारित है, पूरी तरह से ज्ञान है जो खगोल विज्ञान पर आधारित है। तो यह थी नेपाल के जनक पृथ्वीनाथ शाह की कुंडली की विवेचना। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।